जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए किस तरीके से तैयारी करें, क्योंकि आप सभी भी जानते हैं कि इस समय रेलवे ग्रुप डी से आईटीआई हट चुका है, रेलवे का नोटिस आ चुका है, तो कंपटीशन तो बढ़ ही गया है। 32,000 पोस्ट के लिए बहुत सारे फॉर्म पड़ने वाले हैं, तो इसके लिए आपको तैयारी अभी से स्टार्ट करनी होगी। अगर आपने अभी से तैयारी नहीं स्टार्ट की तो फिर आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले रेलवे ग्रुप डी आईटीआई या नॉन आईटीआई। देखिए, आप सभी भी जानते हैं नोटिस आ चुका है, रेलवे ग्रुप डी से आईटीआई को हटा दिया गया है। अब इसमें सिर्फ नॉन आईटीआई जो भी 10th पास हैं वो सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। आप सभी ने पिछली बार देखा था, लगभग 1 करोड़ से भी अधिक फॉर्म पड़े थे पिछली बार, और इस बार भी यही हाल होने वाला है। रेलवे ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा फॉर्म पड़ने वाले हैं, जिसके लिए आपको अभी से तैयारी शुरू करनी होगी अगर आपको फाइट करना है तो। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि किसको फायदा हुआ। देखिए, टीचर्स को फायदा। बहुत सारे ऐसे टीचर थे जो बोल रहे थे कि आईटीआई तो रहेगा ही रहेगा, हमें चाहे जो कुछ करना पड़े, लेकिन अब वही टीचर क्या कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, तो रेलवे बोर्ड का निर्णय है। तो रेलवे बोर्ड क्या इनसे पूछ के निर्णय लेगा? आपको सोचिए, रेलवे तो अपने हिसाब से काम करेगा। तो रेलवे ने जो नोटिस दिया है उसमें सिर्फ 10th पास वाले एलिजिबल है। जिसने भी 10th किया हो वो इसमें फॉर्म डाल सकता है। टीचर को कैसे फायदा होगा? देखिए, कोई भी टीचर ऐसा नहीं सोचता था कि आईटीआई इसमें रहे। सारे टीचर यही सोच रहे थे आईटीआई हटा दिया जाए तो अच्छा रहेगा। ऐसा क्यों? आपने देखा होगा, जो अभी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम था, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में लगभग 24 लाख के आसपास फॉर्म पड़े थे। तो 24 लाख में लगभग 7 से 8 लाख तो ये पीसीएम वाले होंगे, बाकी के आईटीआई वाले होंगे। राउंड फिगर में अगर हम लोग मान लें कि लगभग 16-17 लाख आईटीआई वाले हैं। अब 16-17 लाख में सारे लोग बैच थोड़ी खरीदेंगे, सारे लोग तो बैच खरीदेंगे नहीं। कुछ आधे बच्चे होंगे जो अपनी कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, अप्रेंटिस कर रहे हैं, बिजी हो गए, और बचे आधे बच्चे। अब आधे बच्चे भी कहीं सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उससे उनकी तैयारी इतनी तो हो ही जाती है कि रेलवे के लिए वो आराम से फाइट कर जाए। तो भाई बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो इनसे बैच लेते हैं, और उसमें भी इतने सारे टीचर हैं, किसी न किसी से सब बढ़ जाते हैं। तो इन लोगों को क्या फ़ायदा होता? इसीलिए ये कोई चाहता ही नहीं था कि इसमें आईटीआई रहे। लेकिन कोई बात नहीं, आईटीआई हट गया है, फिर भी आपको तो एक सीट चाहिए, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। और उसके साथ साथ रेलवे बोर्ड को फायदा। देखिए, अब आपको बता दिया कि 24 लाख, अभी 24 लाख लोग केवल 500 रुपये फीस देते और इतने ही फॉर्म भरते लगभग, और अब क्या होगा, 1 करोड़ से भी ज़्यादा फॉर्म गिरेगा। तो रेलवे को राजस्व भी तो प्राप्त होगा। रेलवे एग्जाम कहाँ से कराएगा? रेलवे अपना कोटा कैसे भरेगा? भाई रेलवे को भी तो फायदा होना चाहिए। तो रेलवे ने जानबूझकर ये चीज़ की है कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म आएंगे, और आगे आने वाले समय में जो चुनाव है, चुनाव में भी तो रुपया लगेगा। तो रेलवे ने अपने फायदे का सोचा है और इसी वजह से इस आईटीआई को हटाया है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, मेरे पर विश्वास करोगे तो 80+ परसेंट। देखिए, इससे पहले भी मैंने रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम निकाला है। उसके बाद अभी लेटेस्ट में जो अभी जेई का एग्जाम हुआ था, वहाँ पे भी मैंने 71 स्कोर किया है। 71 मेरे राइट है आंसर की के अकॉर्डिंग। और मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे कोई पैसा दो, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप, जैसे मैथ हुई, रीजनिंग हुई और साइंस हुई, ये 3 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। करंट आपको खुद से पढ़नी होगी, आप चाहे कोई यूट्यूब से पढ़ सकते हैं या आप कोई मंथली या ईयरली पत्रिका ले सकते हैं, आप उससे पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं मैथ के लिए, देखिए मैथ में अगर आपके पास RS अग्रवाल भी होगी तो आप रेलवे का जो इस समय तक, अभी तक जो ट्रेंड है, जितना लेवल पूछा गया है, RS अग्रवाल से इजीली कंप्लीट हो रहा है। मैंने अभी भी रेलवे जेई का और टेक्नीशियन का एग्जाम दिया है, तो मुझे उसका पता है कि लेवल कितना पूछ रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग में सिर्फ 2-3 टाइप ऐसे थे जहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर मैं यहीं पे मैं बात करूं कि क्लॉक, कैलेंडर, डाइस, भाई ये तीनों चीज़ें नहीं पूछी जा रही। ना क्लॉक आ रहा है, ना कैलेंडर आ रहा है, ना डाइस आ रहा है, भाई बिल्कुल नहीं पूछा जा रहा है। तो कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का पढ़ के। तो रीजनिंग में कोई ऐसा टफ सब्जेक्ट है नहीं, फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से टाइप पढ़ लो और किन किन चीज़ों पर आप पकड़ मजबूत कर लो, जिससे कि रीजनिंग में आपकी अच्छी तैयारी हो पाए, अच्छा स्कोर हो पाए। उसके बाद बात कर लेते हैं साइंस के लिए। देखिए, साइंस में मैंने अभी से नहीं, बहुत पहले से मैंने कहा है कि साइंस में आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी, 9th और 10th की एनसीईआरटी। क्योंकि मुझे इस चीज़ का पता था, जब मैंने पिछली बार ग्रुप डी का एग्जाम निकाला था तब मैंने एनसीईआरटी ही पढ़ी थी। लेकिन उस समय ऐसा हुआ था कि एनसीईआरटी से लगभग 60 से 70% आ रहा था, बाकी का थोड़ा सा वन लाइन रख दे रहा था जो अदर जगह से। लेकिन इस बार क्या हुआ है, पूरा का पूरा 100% एनसीईआरटी से बना दिया। पूरा प्रश्न जितने भी थे, पूरा टोटल एनसीईआरटी का ही था। एनसीईआरटी की सारी लाइन इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को प्रैक्टिकल भी होते हैं उसमें, तो दिक्कत होती है कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। मैं आपको एक एक चीज़ बता दूंगा कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास हो तो आप जरूर सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं, जहाँ पे आपको
गाइडेंस भी मिलती रहेगी, नोट्स भी मिलते रहेंगे और फोटो भी मिलती रहेगी। अब मैं सबसे पहले आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक दिखा देता हूँ, जो मेरी बुक है 9th और 10th की। देखिए 10th की बुक है, ये इस तरीके की होगी। जो नई बुक आई है 10th की, ये वाली बुक है। और इस पर मैंने पूरी एक एक चीज़ मार्किंग करके रखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। पूरी एक एक चीज़ मार्किंग की है, एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हुई है। और पूरी किताब में ऐसा नहीं है कि सिर्फ थोड़े से ही पेज में, भाई पूरी किताब में आपको मार्किंग मिलेगी, पूरी फुल किताब। तो मुझे पता है कि कहाँ से क्या प्रश्न आता है, तो आप लोगों को पूरी एक एक चीज़ बता दी जाएगी। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हों तो भाई बैच खरीद सकते हैं। अभी भी लोग कोई 999 में दे रहा है, कोई 1000 में दे रहा है। आप लोगों के पास ज़्यादा पैसे हो तो बैच खरीद सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पे विश्वास करोगे तो भाई बिल्कुल उतना ही बताऊंगा जितना आप पढ़ पाओ। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। देखिए मेरे इस सेट में पूछा गया था कि जठररस का पीएच मान क्या होता है। जठररस का पीएच मान पूछा था। अब पीएच मान से एक क्वेश्चन आ गया, तो लोग क्या करते हैं, कम से कम 50 ऐसी चीजें होंगी जिनके आपको कह देंगे कि पीएच मान पढ़ो। 50 चीजें ऐसी होंगी जो जिनमें आपको कहा जाएगा कि पीएच मान बिल्कुल रट्टा मान लो। लेकिन आप खुद सोचिए पीएच मान कितने आएंगे। एनसीईआरटी में 7 से 8 केवल ऐसे टॉपिक है जहाँ पे पीएच मान दिए हुए हैं। जठररस का है, नींबू का है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। इन कुछ 6-7 चीज़ों के पीएच मान दिए हैं और पीएच मान उन्हीं से आता है केवल। अब आपको अगर ये 50 चीज़ें दे दी जाएगी पढ़ने के लिए, याद करने के लिए, आप कितना याद कर पाओगे। इसलिए हमेशा लिमिटेड सोर्स के साथ जाना चाहिए। जब आपको पता ही है कि मेरा 7 से 8 में फंस जाना है, तो फिर 50 चीज़ें क्यों याद करना। और 50 चीज़ें याद करोगे आपका टाइम वेस्ट होगा, अदर चीज़ों पे आप समय नहीं दे पाओगे। और ऐसा ही हर एक लोग करते हैं। वो लोग सोचते हैं कि सारा का सारा हमारी कोचिंग से ही या हमारे नोट से ही फंस जाए, उसके चक्कर में आपका लॉस करा देते हैं। ना ही आप 50-60 एक बार में याद कर पाओगे, और उन 50-60 को याद करने के चक्कर में ये 7-8 भी सही से याद नहीं होंगे। फिर आप सोचोगे जब एग्जाम में आ जाएगा प्रश्न, फिर आपको वो गलत हो जाता है। तो यही गलती रहती है। अगर ये आपको 7-8 ही बता दिए जाए ना, तो आप इजीली उनको रट मान लोगे, पूरा रट्टा मान लोगे कि हाँ ये मेरा फंस जाएगा। तो यही चीज़ें पूरे के पूरे साइंस पे लागू होती हैं। अब एक चीज़ और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मात्रक वाला है। देखिए बहुत जगह मात्रक और विमा, मात्रक और विमा क्या करते हैं, आपको ऐसे पूरा पेज दे देंगे। पूरे पेज में कम से कम 50-60 मात्रक और 50-60 विमाएँ होंगी। लेकिन वहीं आप अगर एनसीईआरटी पे जाओगे, एनसीईआरटी में ना ही 10 से ज़्यादा ना मात्रक मिलेंगे और ना विमाएँ मिलेंगी। विमा तो 1-2 मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा विमा है ही नहीं है, केवल 10-15 मात्रक है। अब आप सोचिए आपको रटवाया कितना जाता है। एक तरफ से चालू किया जाएगा तो लास्ट तक कम से कम 100 मात्रक विमाएँ होती हैं। आप याद कर पाओगे? उन 100 के चक्कर में वो 2-4 भी नहीं याद कर पाओगे जो एग्जाम में पूछी जानी है। तो उतना ही पढ़ें जितना कि पेपर में आना हो, या हम पेपर में फंसा लें। आपको टीचर नहीं बनना है। अगर आपको टीचर बनना हो तो आप वो 100 के 100 मात्रक विमाएँ, पूरे पीएच मान, हर एक चीज़ याद कर लीजिए। लेकिन अगर आपको केवल एग्जाम क्वालिफाई करना है तो भाई उतना ही पढ़े जितना एग्जाम में पूछा जाता है। इसीलिए मैं एनसीईआरटी को प्रेफर करता हूँ। जब इसके पहले टेक्नीशियन का एग्जाम था तो मैंने बहुत बार कहा था, बार बार आप लोगों को मार्किंग भी कराई थी कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़ें। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे क्या एनसीईआरटी पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा। अब टेक्नीशियन का जो पेपर उन्होंने है देख लिया है। अब आप बताइए क्या एनसीईआरटी पढ़े बिना सिलेक्शन कोई ले सकता है? मुझे नहीं लगता कि कोई ले सकता है। एनसीईआरटी से पूरा का पूरा 100% पेपर बना है। इतनी टफ लैंग्वेज होती है और इतना क्लोज ऑप्शन होते हैं कि अगर उस बच्चे ने पढ़ा नहीं है ना एनसीईआरटी से, तो भाई वो सॉल्व कर ही नहीं पाएगा, गलतियां बहुत ज़्यादा करेगा। आप ऑप्शन भी देखना कितने नज़दीक के ऑप्शन दिए थे। भाई आपको 2 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे कि एकदम नज़दीक के ऑप्शन होंगे। अब वहाँ पे आप लोगों ने अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है, एकदम एक एक लाइन नहीं पढ़ा है, तो वहाँ पे फिर से गलती कर दोगे। तो ये गलतियाँ होती हैं। तो आप लोग इन टीचरों के बहकावे ना है, इनके तो मन का हुआ है। देखिए ITI हट गया है, करोड़ों फॉर्म गिरेगा, रेलवे को भी फायदा होगा, टीचर को भी फायदा होगा, इन दोनों का तो फायदा हो गया। उनके चक्कर में आपका अपना नुकसान हो जाएगा। मैं कोई पैसे नहीं ले रहा हूँ भाई कि आपसे पैसे मांग रहा हूँ तो आपको फायदा होगा। आपको बैच लेना है ले लीजिए, लेकिन साथ में आप गाइडेंस भी लेते रहिए कि मुझे पढ़ना क्या है। तो जितना मैं बताता जाऊँ भाई उतना तैयार कर लेना। रही बात मैथ की, जो बच्चे एकदम बिगिनर है, जिनको कुछ नहीं पता, ज़्यादा नहीं आता है, थोड़ा बेसिक मजबूत है, भाई मैथ के लिए मैं स्पेशल टाइप बता दूंगा कि परसेंटेज में ये 7-8 टाइप है, और रेशियो में ये टाइप है, प्रॉफिट लॉस में ये टाइप है, कुछ ऐसे टाइप बता दूंगा। हर एक टाइप का एक एक सवाल। भाई आप उतना कर लेना। अगर रेलवे में आप पूरे 25 के 25 ना करके आना तो फिर कहना, मेरी गारंटी है इस चीज़ की। तो आप लोग ये भी करते रहना। लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो भाई आप कोई भी बैच ले सकते हो, 1000 रुपये 2000 रुपये जितना मन हो खर्चा कर सकते हो। मेरा काम था आपको समझाना। अब आपको समझ में आया ना आए, क्योंकि आप भी जानते हैं फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती है। मुझे पता है आप में से अभी भी 70 से 80% ऐसे बच्चे होंगे जो विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जो 10-20% बच्चा मेरे ऊपर विश्वास करेगा, टेलीग्राम पे जुड़ जाए, उन लोगों की बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जाम में ही आपको इम्प्रूवमेंट दिखाऊंगा। भाई जब आप मॉक टेस्ट दोगे, जहाँ से मैं मॉक टेस्ट देने को कहूँ वहाँ से मॉक टेस्ट दो,
और जब मॉक टेस्ट दोगे ना तो आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। जब आप यहीं पे लगभग 75 और 80 मार रहे होगे तब आपको विश्वास होगा कि हाँ आपने सही बताया था। तो पढ़े उतना ही जितना एग्जाम में आए, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको मैंने प्रूफ भी दिखा दिया है कि कहाँ से प्रश्न बने हैं, कहाँ से पेपर पूछा गया है, मैथ, रीजनिंग, सब चीज़। बस करंट आपकी जिम्मेदारी होगी, करंट आपको पढ़ना होगा। तो आप सभी लोग वीडियो जरूर लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाएं, जहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी की बेहतरीन गाइडेंस आपको मिलेगी। मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।